हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ का 43वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 42 भाग कर चुके हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है आपके एमपीपीएससी प्री के लिए। पिछली बार जब हमने एमपीपीएससी 2020 का प्री का एग्ज़ाम था तब सी सीरीज़ बनाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। 80% आपका वहीं तक आया था। अगर आपकी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी हो तो इसके पहले के पूरे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश इतिहास में हमने प्राचीन से पहले गुप्तोत्तर काल तक पढ़ लिया था, फिर गुप्त काल से मध्यकाल तक पढ़ लिया था। मध्यकाल से अब हम स्वतंत्रता संग्राम तक पढ़ेंगे, जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी तथ्य हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के दो वीडियो और हैं। एक है N37 और एक है N39। इनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एक पार्ट दूसरा पार्ट करके, तो इसके वो भाग भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है जिससे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। ये यूनिट 1 की बुकलेट है, यूनिट 1 का आज हम पढ़ रहे हैं और ये पूरा प्रीलिम्स का पैकेज है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिव्यू कैसा है आप नोट्स अभी देखेंगे, जिससे मैं पढ़ाऊँगी उन्हीं से ही। पूरी एन सीरीज़ हमारे नोट्स से ही हो रही है और ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5000 इसमें प्रश्न है, 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न है। यूनिट वाइज ये पूरा बनाया गया है। हार्ड कॉपी 1999 की है, सॉफ्ट कॉपी 999 की है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। देखिए, हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे ग्वालियर के तोमर वंश से। कहाँ से पढ़ेंगे? ग्वालियर के तोमर वंश से। तो ग्वालियर के जो तोमर वंश के संस्थापक कौन है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक है वीर सिंह देव। याद रखिएगा, ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक कौन है? वीर सिंह देव। ग्वालियर का तोमर वंश कहाँ का है? ग्वालियर का है। संस्थापक कौन है? वीर सिंह देव। फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह एक ट्रिक का वीडियो बनाया है मेरे ट्रिक वाले चैनल पर। उसमें मैंने मध्य प्रदेश के जितने भी किले हैं उन किलों का निर्माण किसने किया, वो किले कहाँ पर हैं और उन किलों की क्या जो भी विशेषता है, किस किले में क्या है, वो सभी मैंने ट्रिक द्वारा बहुत सरल तरीके में याद करवाया। अब 12-13 मिनट का वो वीडियो है, उसमें आपको 12-13 मिनट खर्च करके आप पूरा का पूरा वो किले आपको याद हो जाएंगे। किस किले ने, जैसे कि चंदेरी का किला कहाँ पर किसने बनवाया है, या धार का किला किसने बनवाया, या मंदसौर का किला किसने बनवाया है, या अटेर का किला किसने बनवाया है, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पे है। तो ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दूंगी। वो दूसरे चैनल पे बनाया है। मेरे 2 चैनल है, तो 3-4 चैनल पर अभी फ़िलहाल जो बता रही हूँ ये तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो ट्रिक वाला चैनल, उसमें केवल आप ट्रिक ही ट्रिक पढ़ेंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो उससे आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। वीर सिंह देव ने 21 सितंबर 1388 को ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। वीर सिंह देव जो थे वो संस्कृत के पंडित थे और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। वीर सिंह देव ने वीर सिंहावलोक और दुर्ग भक्ति तरांगणी नामक ग्रंथों की रचना की थी। याद रखिएगा, किसकी? वीर सिंहावलोक और दुर्गा भक्ति तरांगणी नामक ग्रंथ की। वीर सिंह देव ने वीर सिंहावलोक नामक ग्रंथ की उस समय रचना की जब वह चंबल घाटी क्षेत्र ऐसा का राय था। चंबल घाटी क्षेत्र ऐसा मतलब जिला मुरैना में आता है, वहाँ का ये राय था। तब उन्होंने वीर सिंह ने वीर सिंहावलोक नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, वीर सिंह के दरबार में संगीताचार्य दामोदर भट्ट को राजश्रय प्राप्त था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि दामोदर भट्ट जो थे वो किसके दरबार में उनको राजाश्रय प्राप्त था। तो दामोदर भट्ट को वीर सिंह देव के राज दरबार में आश्रय प्राप्त था। दामोदर भट्ट को किसके दरबार में आश्रय प्राप्त था? वीर सिंह देव के दरबार में। दामोदर भट्ट को किसके दरबार में आश्रय प्राप्त था? वीर सिंह देव के दरबार में आश्रय प्राप्त था। और जो दामोदर भट्ट थे उन्होंने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ भी लिखा था। वीर सिंह के दरबार में दामोदर भट्ट को राजश्रय प्राप्त था और उन्होंने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ भी लिखा था। ये तोमर वंश के राजाओं का क्रम है। सबसे पहले वीर सिंह देव संस्थापक थे 1388 से 1400 ईस्वी, फिर उद्धरण देव आए, फिर बीरम देव आए, फिर गणपति देव, डूगरेन सिंह आए, फिर विक्रमादित्य आए, फिर मानसिंह तोमर आए, फिर कल्याणमल आए, फिर कीर्ति सिंह आए। अगली फैक्ट है, ग्वालियर के जो तोमर शासक था एक डूगरेंद्र सिंह।
नाम था डूंगरेंद्र सिंह। उनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान ने ग्वालियर पर 2 बार आक्रमण किए। ग्वालियर के तोमर शासक डूंगरेंद्र के काल में दिल्ली के सुल्तानों ने ग्वालियर पर 2 बार आक्रमण किया था। ग्वालियर का उस समय शासक कौन था? डूंगरेंद्र सिंह था, और उन्हीं के समय दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण किया था। ग्वालियर पर प्रथम आक्रमण दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने किया था। किसने किया था? मुबारक शाह ने किया था पहला आक्रमण 1425 से 27 के मध्य, और दूसरा आक्रमण 1429 से 30 के मध्य हुआ। पहला आक्रमण कब हुआ? पहला आक्रमण 1425 से 27 के मध्य हुआ। ये आक्रमण किसने किया था? मुबारक शाह ने किया था। और दूसरा आक्रमण कब हुआ था? दूसरा आक्रमण 1429 से 30 के बीच हुआ था। डूंगरेंद्र शाह ने मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से महत्वपूर्ण संबंध थे। जो डूंगरेंद्र के जो शासक थे, डूंगरेंद्र ने मेवाड़ के शासक जो राणा कुंभा था उनसे बहुत महत्वपूर्ण अच्छे संबंध थे। 1437 में मालवा के सुल्तान हुसंग शाह ने 2 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया था। मालवा के सुल्तान हुसंग शाह ने भी, मालवा का सुल्तान थे, आप लोग सोच सकते हैं ग्वालियर पर भी अधिकार हो जाए, इसी के चलते उन्होंने हुसंग शाह ने 2 बार ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था? ग्वालियर पर। बाद में डूंगरेंद्र सिंह ने हुसंग शाह को पराजित कर दिया। बाद में क्या हुआ? हुसंग शाह ने बाद में डूंगरेंद्र ने हुसंग शाह ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। किसके समय में किया? डूंगरेंद्र शाह के काल में किया। फिर डूंगरेंद्र सिंह ने हुसंग शाह को पराजित कर दिया था, जो कि मांडू का शासक था, और अपनी लूटी गई संपत्ति को भी हुसंग शाह से प्राप्त कर लिया था। ग्वालियर के शासक डूंगरेंद्र सिंह के कश्मीर के अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन से महत्वपूर्ण संबंध थे। हम लोग जानते हैं कि कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? कश्मीर का अकबर बोला जाता है जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर बोला जाता है। और ग्वालियर के शासक डूंगरेंद्र सिंह से इनके महत्वपूर्ण संबंध थे। 1437 में राजा डूंगरेंद्र सिंह ने नरवर में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नियुक्त प्रशासक बहर खां को पराजित कर नरवर को अपने अधीन कर लिया था। डूंगरेंद्र सिंह ने किसको अपने अधीन कर लिया था? नरवर को अपने अधीन कर लिया था। किसने कर लिया था? डूंगरेंद्र सिंह ने नरवर को अपने अधीन कर लिया था, और दिल्ली के सुल्तानों द्वारा ये नियुक्त प्रशासक था जो बहर खां को पराजित किया था। डूंगरेंद्र सिंह ने नरवर में दिल्ली के सुल्तानों ने एक प्रशासक नियुक्त किया था बहर खां, उसको डूंगरेंद्र सिंह ने पराजित कर लिया था और नरवर को अपने अधीन कर लिया। नरवर जो कि शिवपुरी में है। राजा डूंगरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद ग्वालियर के तोमर वंश का अगला शासक जो बना था वो बना था कीर्ति सिंह। राजा कीर्ति सिंह के काल में तोमर साम्राज्य के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, चंदेरी, नरवर, सोनागिरी, भिंड, मुरैना आदि क्षेत्र समेत थे। ये कीर्ति सिंह वही हैं जिन्होंने चंदेरी के किले का निर्माण किया था। आज ही मैंने ट्रिक करवाई है किस किले का निर्माण किस शासक ने किया था। चुटकियों में आपको पूरे शासक के नाम याद हो जाएंगे कि मंदसौर के किले का किसने किया, धार के किले का किसने किया। बस आपको वो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके एक लिंक दूंगी, बस उस पर क्लिक कर लीजिएगा, आप मेरे ट्रिक वाले चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर भारत के मुख्यमंत्री की ट्रिक, सचिव की ट्रिक, विधानसभा अध्यक्ष की ट्रिक, राज्य, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। नोबेल पुरस्कार की ट्रिक भी 2000 और भी बहुत सारे ट्रिक वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। 1480 में कीर्ति सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना था कल्याणमल। कौन बना था? कल्याणमल ग्वालियर का शासक बना था, जो 1436 तक ग्वालियर का शासक रखा। अब हम पढ़ेंगे ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के बारे में। मानसिंह तोमर के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत सारी स्थापत्य कलाओं का इन्होंने निर्माण किया था। तो ग्वालियर के तोमर राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे राजा मानसिंह तोमर। 1486 में ही गद्दी पर बैठे थे। मानसिंह तोमर का जो काल है वो 1486 से 1517 ईस्वी तक रहा था। राजा मानसिंह तोमर जो थे राजा कल्याणमल के पुत्र थे। याद रखिएगा, राजा मानसिंह तोमर का समय कब तक रहा था ये भी ध्यान रखना है। 1486 से 1587 तक रहा था, और ये सब तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कल्याणमल के ये पुत्र थे। तोमर वंश की नींव वीर सिंह तोमर ने डाली थी, याद रखिएगा। और ये ग्वालियर के मानसिंह तोमर कल्याण सिंह के पुत्र थे, कल्याणमल के पुत्र थे। राजा मानसिंह तोमर को दिल्ली के लोधी शासकों इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी से टक्कर लेनी पड़ी। जब भी इब्राहिम लोधी सिकंदर मतलब लोधी वंश का दिल्ली सल्तनत में काल था, उस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर का काल था।
1491 में जब बहलोल लोधी वंश के संस्थापक था, तो जब 1491 में बहलोल लोधी ग्वालियर की सीमा के निकट से गुजर रहा था, तो मानसिंह तोमर ने उसे 80 लाख टकों का उपहार भेजा था। बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था, जो कि अंतिम दिल्ली सल्तनत का सम्राट था। इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने फिर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। और बहलोल लोधी जब ग्वालियर की सीमा से निकल रहा था, तो मानसिंह तोमर ने उन्हें 80 लाख टकों का उपहार दिया था। 1492 में बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी जब ग्वालियर आया, तो मानसिंह तोमर ने उसे खिल्लत प्रदान की, और 1500 में मानसिंह तोमर ने अपने प्रतिनिधि और अपने भतीजे निहाल सिंह को आगरा भी भेजा था सिकंदर लोधी के दरबार में। आगरा में मानसिंह तोमर के प्रतिनिधि निहाल सिंह के साथ अनुचित व्यवहार होने के कारण मानसिंह तोमर और सिकंदर लोधी के संबंध बिगड़ गए थे। मानसिंह तोमर ने अपने भतीजे को उनके पास पहुंचाया, तो उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दोनों के संबंध बिगड़ गए। ग्वालियर पर 1501 में सिकंदर लोधी ने पहला आक्रमण किया था, तथा मानसिंह तोमर ने उसे धन देकर सिकंदर लोधी से संधि कर ली थी। 1505 में सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर फिर से आक्रमण किया। राजा मानसिंह तोमर ने धौलपुर की सीमा पर ही सिकंदर लोधी की सेना से युद्ध कर उसके आक्रमण को विफल कर दिया था। इस आक्रमण में ओरछा के बुंदेला शासक बीर सिंह जूदेव ने मानसिंह तोमर का सहयोग दिया। याद रखिएगा, बीर सिंह जूदेव कहाँ के शासक हैं? ओरछा के। राजा मानसिंह तोमर ओरछा के बुंदेला शासक बीर सिंह जूदेव से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राजा मानसिंह की कुल 9 रानियां थीं, जिनमें बड़ी सुमन मोहिनी थी। राजा मानसिंह तोमर की 9वीं रानी मृगनयनी थी। आपने सुना होगा मृगनयनी के बारे में। ग्वालियर के राजा कालिदास की एक जो उन्होंने ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है इनके ऊपर एक नाटक। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर की कुल 9 रानियाँ थी। 9वीं रानी का नाम मृगनयनी था, और मृगनयनी का जो जन्म हुआ था ग्वालियर के राई गांव में हुआ था, गुर्जर जाति में। मृगनयनी एक वीरांगना युवती थी, और उनकी वीरता से प्रभावित होकर मानसिंह ने उनसे विवाह किया था। रानी मृगनयनी के लिए राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने बनवाया था। किसके लिए बनाया था? तो ये बनाया था मृगनयनी के लिए। रानी जो मृगनयनी थी वो बहुत अच्छी संगीतकार हुई थी। रानी मृगनयनी ने संगीत सम्राट तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी। रानी मृगनयनी की मुस्लिम दासी हुसैनी ने तानसेन ने निकाह किया था। जो रानी मृगनयनी की जो दासी थी हुसैनी, उससे तानसेन ने विवाह किया था और अपना नाम अता अली खान रख लिया था। रानी मृगनयनी ने सिकंदर लोधी के ग्वालियर पर आक्रमण को विफल करने में राजा मानसिंह तोमर की मदद की थी। मानसिंह तोमर जो थे वो संगीत एवं कला प्रेमी शासक थे, और उन्होंने अपने काल में ग्वालियर में गुजरी महल, मान मंदिर, बादलगढ़ पर स्थित राजगृह का निर्माण किया था। मानसिंह तोमर ने मान कोतहूल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मान कोतहूल नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मान कोतहूल मानसिंह तोमर ने ही लिखा था। राजा मानसिंह तोमर को संगीत की ध्रुपद गायन शैली का आविष्कारक माना जाता है। मानसिंह तोमर के राज दरबार में हरिदास, बैजू बावरा, कर्ण बख्शू नामक पांडे एवं तानसेन को राज से प्राप्त था। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। मानसिंह तोमर के काल में अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने अपनी कृति हकाइक हिंदी की रचना की। बख्शू ने राग हिंदी की रचना की थी। मृगनयनी के नाम पर बैजू बावरा ने गुजरी टोड़ी और मंगल गुजरी नामक रागों की भी रचना की थी। 1517 में मानसिंह तोमर का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य शासक बना था, जिसे विक्रमजीत तोमर भी कहा जाता है। और इब्राहिम लोधी ने 1518 में ग्वालियर पर आक्रमण करके विक्रमादित्य को पराजित किया था और ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया? 1518 में मिलाया था। और 1518 में किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य के शासनकाल में। 1518 में इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर दुर्ग पर तोमर शासन की समाप्ति के बाद तातार खां को किलेदार बना दिया था। इसके बाद है बुंदेला वंश। बुंदेला वंश के बारे में पढ़ते हैं। बुंदेला वंश का जो उद्भव हुआ था वो अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंश से माना जाता है। जो लव कुश थे, उनमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे लव, उससे इनका जो काल होता है माना जाता है। पहले है रुद्र प्रताप बुंदेला। 1501 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने बुंदेला साम्राज्य की स्थापना की। कलिंजर से कालपी तक के क्षेत्र में की थी और गढ़ कोठार को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? गढ़ कोठार को। रुद्र प्रताप बुंदेला ने बुंदेला वंश की स्थापना की थी और इन्होंने गढ़ कोठार को अपनी राजधानी बनाया था। ये ध्यान रखिएगा, गढ़ कोठार को रुद्र प्रताप बुंदेला ने बुंदेला साम्राज्य की स्थापना की।
और उन्होंने ओरछा को बुंदेला साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? रुद्र प्रताप बुंदेला ने। ओरछा का पुराना नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। ओरछा का पुराना नाम था गंगापुरी। ओरछा का पुराना नाम क्या था? तो ओरछा का पुराना नाम गंगापुरी था। और ओरछा को धार्मिक महत्व के कारण बुंदेलखंड का अयोध्या भी कहा जाता है। ओरछा का पुराना नाम क्या था? ओरछा का पुराना नाम था गंगापुरी। रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा के किले की 1531 में नींव रखी है। आज ओरछा का किला मैंने वहाँ पर ट्रिक द्वारा करवाया है, वो भी कमेंट बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसका निर्माण कार्य वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने पूर्ण करवाया था। रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा के किले की नींव तो रखी थी लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे, तो जिससे वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने इसको पूर्ण कराया था। अगला है फिर है मधुकर शाह बुंदेला के बारे में पढ़ते हैं। मधुकर शाह बुंदेला बड़े इंपॉर्टेंट कौन है? तो मधुकर शाह जो थे अपने माथे पर बड़ा सा तिल लगाते थे, इसलिए इनको मधुकर शाही तिलक के रूप में बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, किसको बोलते हैं मधुकर शाह तिलक के रूप में? तो ये मधुकर शाही तिलक के रूप में बोलते हैं मधुकर शाह को। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मधुकर शाह के राज दरबार में आचार्य केशव दास को राज्य आश्रय प्राप्त था। किसको था? आचार्य केशव दास को राज्य आश्रय प्राप्त था मधुकर शाह के दरबार में। उसके राजा छत्रसाल के बारे में अगर पढ़े तो वो पन्ना से बिलोंग करते थे। नाम उनका बुंदेलखंड केसरी उपनाम था राजा छत्रसाल का। और इनके पिता चंपत राय थे, माता लाल कुंवरी थी। पालन पोषण मामा ने किया था। और इनके पुत्र थे हृदय शाह। ये हृदय शाह का नाम बहुत आता है। राजा छत्रसाल के पुत्र थे हृदय शाह, याद रखिएगा। और पुत्री थी मस्तानी। छत्रपाल के ही पुत्र थे हृदय शाह और पुत्री थी मस्तानी। उपलब्धियां क्या थीं? छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेकर मुगल शासक औरंगजेब से इन्होंने 1671 में युद्ध लड़ा था और एक स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी। 1678 में पन्ना को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, छत्रपाल जी ने ही जो है पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। छत्रसाल जी ने ही पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। 1729 में दिल्ली के मुगल शासक मोहम्मद शाह के प्रयोग के कारण इन्होंने बुंदेलखंड पर जब आक्रमण किया तो उस समय मराठा शासक बाजीराव ने राजा छत्रसाल की सहायता की थी। मोहम्मद शाह ने जब यहाँ पे इनके शासन पर आक्रमण किया था तो बाजीराव प्रथम ने इनकी सहायता की थी और विजय भी प्राप्त की थी। आपने बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी होगी, अगर उसमें ये इनका आया था। वीर सिंह जूदेव बुंदेला मधुकर शाह के बाद वीर सिंह जूदेव बुंदेला शासक बना था। वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने ही ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, किसने करवाया था ओरछा में जहांगीर महल? वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने करवाया था। जुझार सिंह बुंदेला भी ओरछा का एक प्रमुख शासक थे। जो हरदौल, जो आपने नाम सुना होगा, जुझार सिंह बुंदेला का छोटा भाई हरदौल था। और जुझार सिंह बुंदेला ने मुगल शासक शाहजहां के विरुद्ध भी विद्रोह किया था। और जुझार सिंह बुंदेला का छोटा भाई हरदौल था जिसने इसने शक के आधार पर जहर देकर मरवा दिया था। जुझार सिंह ने ही हरदौल को मरवा दिया था जो कि उसका छोटा भाई था। हरदौल की स्मृति में ओरछा में हरदौल का चबूतरा भी बना हुआ है। अब आपसे पूछें बघेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बघेल वंश का संस्थापक था व्याघ्रदेव। बघेल वंश का संस्थापक कौन था? बघेल वंश का संस्थापक व्याघ्रदेव था। 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ में इन्होंने बांधवगढ़ में ये वंश की स्थापना की थी। बांधवगढ़ जो कि जिला उमरिया में आता है। बघेल वंश के राजा वीर सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। हुमायूं के युद्ध में किस राजा ने, किस बघेल वंश के शासक ने सहायता की थी? तो हुमायूं के युद्ध में वीर सिंह ने जो है उसकी सहायता की थी। चौसक के युद्ध में हुमायूं की, जो बघेल वंश का शासक था। बघेल वंश के शासक राजा रामचंद्र मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। जो राजा रामचंद्र है वो भी बघेल वंश के ही शासक थे, रीवा का जो कहा जाता है। राजा रामचंद्र ने अकबर के राज दरबार में अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को भेजा था जो मुगल दरबार में मनसबदार था। राजा रामचंद्र को राज दरबार में संगीत सम्राट तानसेन को राज्य से प्राप्त था। यहीं से नियंत्रण पर तानसेन आगरा अकबर के मुगल दरबार में गए थे। 1592 में राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई थी।
राजा रामचंद्र मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर ने उनके पुत्र वीरभद्र सिंह को राजा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, वीर राजा की उपाधि अकबर ने किस मध्य प्रदेश के शासक को दी थी, किस बघेल शासक को दी थी, तो वीरभद्र सिंह को दी थी। उन्होंने उसको बांधवगढ़ भेजा था, लेकिन पालकी के गिरने से कारण वीरभद्र की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राजा रामचंद्र का पौत्र एवं वीरभद्र सिंह का पुत्र विक्रमादित्य बघेल वंश की गद्दी पर बैठा था। विक्रमादित्य ने बघेल साम्राज्य की राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दी थी। याद रखिएगा, वीरभद्र सिंह रामचंद्र का पुत्र था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर वीरभद्र का पुत्र विक्रमादित्य आया था और उसने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दी। विक्रमादित्य ने बघेल साम्राज्य की राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। राजा अमर सिंह ने अमरपाटन किले का निर्माण कराया था। अमरपाटन किला सतना में है। अमरपाटन किला कहाँ पर है? सतना में। बघेल वंश के राजा बहाव सिंह की 19 रानियां थीं, जैसे अंजब कुमरी चित्तौड़ की रानी थी। राजा बहाव सिंह ने रीवा में रानी तालाब का निर्माण कराया था। बघेल वंश के राजा विश्वनाथ सिंह ने हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना की थी। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन था और उसको बघेल वंश के राजा विश्वनाथ सिंह ने उसकी रचना की थी। किसने की थी? विश्वनाथ सिंह ने। बघेल वंश के राजा रघुप्रताप ने 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई के विरुद्ध अंग्रेजों की सेना की सहायता की थी। रीवा के राजा गुलाब सिंह ने 1925 में रीवा में रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना की थी। रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना किसने की थी? रीवा के राजा गुलाब सिंह ने। राजा मार्तंड बघेल वंश के अंतिम शासक थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सांसद भी रहे थे। कौन? राजा मार्तंड। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीलिम्स का पैकेज लिया हुआ तो ये बुकलेट आपको यूनिट 1 के रूप में मिली होगी। उसको एक बार मेरे सुन के इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरे फैक्ट याद हो जाएंगे। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश इतिहास के कुछ वन लाइनर फैक्ट भी लेके आ रही हूँ। आपको जल्द ही आपको मिलेगा 2 से 3 दिन में। वो मध्य प्रदेश इतिहास से बाहर कुछ नहीं जाएगा और इसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव मध्य प्रदेश भी लाने वाली हूँ, तो जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। राजा मार्तंड राजकुमार अवस्था ने सन 1915 में सफ़ेद बाघ पकड़ा था। राजा मार्तंड जब राजकुमार अवस्था में थे तब उन्होंने सफ़ेद बाघ को पकड़ा था। फिर आ गया गोंडवाना वंश। रामनगर शिलालेख के अनुसार गोंड वंश की स्थापना यादव राय ने की थी। रामनगर शिलालेख के अनुसार गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? यादव राय ने। संग्राम शाह 1480 में संग्राम शाह प्रथम प्रतापी शासक था गोंडवाना वंश का। प्रथम प्रतापी शासक कौन था? गोंडवाना वंश का संग्राम शाह था। लेकिन जो रामनगर शिलालेख है उन्होंने बताया कि गोंड वंश की जो स्थापना हुई थी वो यादव राय ने की थी। संग्राम शाह ने अपने शासनकाल में 52 गढ़ों को जीता। इस विजय के उपलक्ष्य में संग्राम शाह ने 52 गढ़ाधिपति की उपाधि, ये क्वेश्चन आ सकता है, 52 गढ़ाधिपति की उपाधि किसने धारण की? संग्राम शाह ने। संग्राम शाह ने 52 गढ़ाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? संग्राम शाह ने की थी। ये ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जो जरूर जाइएगा। संग्राम शाह के शासनकाल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था, जिसके अंतर्गत जबलपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर और बिलासपुर आदि क्षेत्र सम्मिलित थे। संग्राम सिंह ने सिंगौरगढ़ को गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? सिंगौरगढ़ को। संग्राम शाह ने रस रत्न माला ग्रंथ की रचना भी की थी। संग्राम सिंह के 2 पुत्र थे। कौन कौन थे संग्राम शाह के? एक तो था दलपत शाह और एक था चंद्र शाह। 1543 में संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। संग्राम शाह के कौन पुत्र थे? एक दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र थे, तो जो अगला शासक बना, उन्होंने अपने छोटे भाई को 10 गढ़ों का शासक बनाया था और स्वयं 42 गढ़ों के शासक बने थे। दलपत शाह की जो रानी थी, जो रानी दुर्गापति, जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत वीरांगना रानी थी, तो दलपत शाह की ही रानी थी रानी दुर्गापति। दलपत शाह किसके पुत्र थे? संग्राम शाह के पुत्र थे। 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई और दलपत शाह के पुत्र का नाम था वीर नारायण शाह। रानी दुर्गापति महोबा के चंदेल शासक तीरथ सिंह चंदेल की राजकुमारी थी। दुर्गापति का विवाह गोंड शासक संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु होने से उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को वीर शासक बनाकर उसकी संरक्षिका बन गई थी। उन्होंने अपनी कुशल क्षमता से गोंडवाना साम्राज्य को काफ़ी समृद्ध किया। आईने अकबरी जो अव्वल खजुल ने लिखी, उसमें रानी दुर्गावती का वर्णन है और उन्होंने उसमें बताया है कि रानी दुर्गावती के काल में गोंडवाना क्षेत्र के लोग कर लगान के रूप में स्वर्ण मुद्राएं एवं उपहार दान में देते थे। मुगल शासक अकबर ने रानी दुर्गावती की मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने का फरमान जारी किया, जिसे रानी दुर्गावती ने ठुकरा दिया था।
1564 में आसफ खां के नेतृत्व में अकबर की मुगल सेना और गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर दिया और रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गोंडवाना सेना एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। अंत में युद्ध लड़ते लड़ते दुर्गावती जो थी वीर गति को प्राप्त हुई थी और अकबर की गोंडवाना विजय हुई थी। यही जो काल है ये रानी दुर्गावती का विजय काल कहलाता है। जबलपुर स्थित मदन महल को रानी दुर्गावती का महल भी राजा मदन ने बनवाया था, लेकिन इसको रानी दुर्गावती का महल भी कहा जाता है। किसको? जबलपुर स्थित मदन महल को। जबलपुर स्थित मदन महल को रानी दुर्गावती का महल भी कहा जाता है। मदन महल का निर्माण गोंड शासक मदन शाह ने जबलपुर में करवाया था। गोंड राजवंश के अन्य शासकों में हृदय शाह थे, नरेंद्र शाह थे, मदन शाह थे। हृदय शाह के ये मंडला में अभी बहुत सारा शिवराज जी ने बहुत सारे काम किए हैं मंडला में इन लोगों के ही नाम पर। जैसे हृदय शाह के नाम पर एक चिकित्सा जो विद्यालय चिकित्सा मेडिकल चिकित्सा विद्यालय स्टार्ट होगा। ऐसे ही स्टेशन के नाम भी इनके ही नाम पर दिए हैं। मंडला में बहुत सारे काम हुए, मैं उसका एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो मंडला का आपको पूरा याद होना चाहिए क्योंकि इन्हीं के नाम पे ही किया गया है। नरेंद्र शाह ने मंडला में नर्मदा नदी के तट पर बघेलिन महल का निर्माण, याद रखिएगा बघेलिन महल कहाँ है? मंडला में है। और मंडला में बघेलिन महल का निर्माण किसने किया था? नरेंद्र शाह ने किया था। नरेंद्र शाह ने मंडला में नर्मदा नदी के तट पर बघेलिन महल का निर्माण किया था। गोंडवाना वंश के अंतिम वंशज कौन थे? गोंडवाना वंश के अंतिम वंशज थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह। गोंडवाना वंश के अंतिम वंशज कौन थे? शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिससे उनकी शहादत हुई थी। फिर है होलकर वंश। अब हम होलकर वंश जो स्टार्ट हो गया है और सिंधिया वंश जो स्टार्ट हो गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होलकर वंश, सिंधिया वंश और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश का आधुनिक काल वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप हमारी कुछ ई बुक भी खरीद सकते हैं। ये कुछ ई बुक हैं। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश बजट, मध्य प्रदेश खेल समसामयिकी, मध्य प्रदेश का करंट, MPG के वन लाइनर, MPG के 5000 वन लाइनर, 3010 MCQ, MI MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, और ये है MP का पूरी मध्य प्रदेश की वार्षिकी और मासिकी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और एक आएगी आपकी वार्षिकी। ये इसके अलावा ये भारत और विश्व भूगोल की वन लाइनर है, 2230 वन लाइनर की है और ये 35 रुपये की PDF आपको मिलेगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज हमने अपना जो होलकर वंश तक देख लिया है। होलकर वंश के पहले तक का पूरे 3 वीडियो मैंने बनाए हैं। 2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अगला हम आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रिक के लिए हमारा एक और ट्रिक का चैनल है जिसमें मैंने पूरे मध्य प्रदेश के क्लियर ट्रिक द्वारा करवा दिए हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में पिन कर दी हूँ। कमेंट बॉक्स में जाएंगे और आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारा वो नया चैनल मिल जाएगा। उसको देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।